बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मास्टर थ्योरम किस तरह से रेकरेंस रिलेशन के अंदर हम मास्टर थ्योरम को अप्लाई करते हैं और किस तरह से अपनी रेकरेंसेस को सॉल्व करते हैं। सो मास्टर थ्योरम होता क्या है उसको देखते हैं। इफ़ यू एवर एनालाइज मैनी डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम यू विल सी दैट द सेम जनरल टाइप ऑफ रेकरेंस कीप पॉपिंग up. In general, you are breaking a problem into sub-problem where each sub-problem is roughly a factor of 1 by b of original problem size. अब यहाँ से हमें एक पता चला कि एक प्रॉब्लम को हम जब नैरो डाउन करते हैं इनटू सब प्रॉब्लम तो वो कितनी पार्ट्स में जाती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है या कितनी सब प्रॉब्लम में डिवाइड होती है, जो वो होती है 1 by b ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम साइज़। उसकी डिवीजन क्या होती है 1 by b ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम साइज एंड इट टेक्स टाइम टू स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ इनपुट साइज दैट इज इक्वल टू एन के। अब एक तो है कि हमारे पास हमने सबसे पहले किया क्या, अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जो कि हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम के साइज़ के 1 by b पार्ट में होगा, और देन उसको स्प्लिट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा n इंटू के। For example, in merge sort a is equal to 2, b is equal to 2 and k is equal to 1. हमने ये कुछ रख लिया। Rather than doing every such recurrence from scratch, can just come up with the general solution. The answer is that you can if you all you need is asymptotic expression. So उसी के लिए हम करते क्या हैं कि हम मास्टर थ्योरम फिर लगाते हैं because it can be used to master so many different types of recurrence. Our text gives a fairly complicated version of this theorem and we will give a simpler version which is general enough for most typical situation. In case where this does not apply, try the one from the book. If the one from the book does not apply, then you will probably need iteration or some other techniques. So हमारे पास बहुत से मेथड्स के अंदर मास्टर थ्योरम अप्लाई हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन अभी एग्जांपल्स हम करेंगे तो वहाँ देखेंगे जहाँ पर मास्टर थ्योरम अप्लाई भी नहीं होगा। सो ये आज हम इसको मास्टर थ्योरम को जो है वो थॉरोली गो थ्रू करते हैं। अब इसका थ्योरम क्या है, लेट ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ए की कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बी 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी डिवाइड हो रहा है, बी ने डिवाइड होना है। हमने कहा था 1 by p प्रॉब्लम को हम जो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं वो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम की कितने वाला हिस्सा होता है 1 by b पार्ट होता है। सो बी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा एंड बी कांस्टेंट एंड लेट टी ऑफ एन बी द रेकरेंस। तो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन जो होगा वो इस तरह से, इक्वेशन जो है वो इस तरह से होती है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू टी एन बाई बी प्लस एन के। मीन्स ये हमारे पास ए आ गया, जो भी यहाँ पर वैल्यू आया करेगी रेकरेंस रिलेशन के अंदर वो हमारे पास ए हो जाएगा, एन बाई बी है तो बी की वैल्यू ये जो भी हमारे पास बटे में वैल्यू होगी वो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, और एन के क्या है हमारे पास फंक्शन है। डिफाइंड फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज यूजुअल। Let us assume that n is the power of b. The basis case t of 1 can be any constant value. So हमारे पास मास्टर थ्योरम के अंदर 3 केसेस आ जाते हैं कि इफ़ a ग्रेटर देन b पावर k, कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर किससे है कि b की पावर k से। मतलब आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, अगर a की वैल्यू बराबर आ जाती है b की पावर k से, मतलब b की कोई भी वैल्यू लेट्स सपोज b 2 है और k हमारे पास कुछ 1 है, तो 2 की पावर 1 लगा के अगर a 4 है तो हमारे पास देख लेंगे 4 इज इक्वल टू 2 पावर 1 था तो 4 इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर देख लेंगे 4 अगर ग्रेटर है 4 तो हमारे पास केस 1 अप्लाई हो जाएगा। अगर बराबर आ जाए मतलब 4 इज इक्वल टू 4 आ जाए तो केस 2 अप्लाई होगा, और अगर a लेस देन b पावर k मीन्स 3 लेस देन 4 आ जाए तो तब हमारे पास केस 3 अप्लाई होगा। So use this version of master theorem. We can see that in merge sort recurrence a equal to 2, b equal to 2 and k equal to 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी कि हमारे पास a भी 2 बन रहा है और b की पावर k की वैल्यू भी क्या बन रही है 2 बन रही है, तो क्या अप्लाई होगा केस 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास a इक्वल टू बी पावर k आ गया है, तो हमने केसेस बना दिए, 3 केसेस है। अगर a की पावर a की वैल्यू ग्रेटर होगी तो क्या होगा केस 1 अप्लाई होगा, अगर a की वैल्यू लेस होगी केस 3 अप्लाई होगा, और अगर हमारे पास
बराबर आ जाएगा तो केस 2 होगा। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ फिर आगे देख लेते हैं, एक और इक्वेशन है t इंटू एन इज इक्वल टू 4tn/3 प्लस एन। अब a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 3 और हमारे पास k की वैल्यू क्या आई, क्योंकि n की पावर है ना, k की वैल्यू कैसे निकलती है, जो भी हमारे पास फंक्शन होता है, ये यहाँ पर हमने देखा भी था n की पावर k, n की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, तो k की वैल्यू क्या हुई 1। यहाँ पर k की वैल्यू 2 क्यों थी, क्योंकि n की पावर स्केयर थी, n की पावर स्केयर थी, तो k की वैल्यू क्या होगी ऑटोमेटिकली 2। यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है तो n की पावर और k की पावर जो है वो n की पावर कुछ भी नहीं है तो k की वैल्यू क्या होगी 1। सॉरी, मैं गलत n और k को करता जा रहा था। सो n की पावर हमारे पास कुछ नहीं तो दैट इज़ k की वैल्यू 1 बन गई। सो इन दिस केस जब हमने वैल्यूज़ को जस्ट सब्सटीट्यूट किया है कि हमने देखा कि a की वैल्यू ग्रेटर है कि छोटी है, तो देखा a की वैल्यू बनी 4 और ग्रेटर देन 3 की पावर क्या थी 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और k की वैल्यू 1, तो क्या बना कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। तो कौन सा केस लग रहा है, a की वैल्यू जब ग्रेटर होगी तो केस 1 हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह से हम अपनी रेकरेंस रिलेशन को थ्रू मास्टर थ्योरम जो है वो सॉल्व करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है, t इंटू एन इज इक्वल टू 3tn/2 प्लस एन स्केयर। अब सिंपली a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, 2 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू 3 इज़ लेस देन 4, तो कौन सा केस लगा, केस 3। डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि हमारे पास केस क्या लगा 3 लगा और इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आई, बेस फंक्शन वाली एन स्केयर आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास आगे इसी तरह मास्टर थ्योरम के अंदर ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं कि 4 इंटू टी ए की वैल्यू 4 होगी, के की वैल्यू 2 होगी और फिर हमारे पास बी की वैल्यू भी 2 होगी। तो ये अब 4 और 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से, तो यहाँ पर 4 और इज इक्वल टू 4 बन गया। अब 4 इक्वल टू 4 के अंदर हमने क्या देखा था, a इक्वल टू बी पावर k आ जाए तो वो केस 2 होता है हमारे पास। तो यहाँ से इस तरह से हम वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं। केस 1 की एग्जांपल भी एक देख लेते हैं, 16, ये क्या होगा, a की वैल्यू 16 होगी, b की वैल्यू 4 होगी और k की वैल्यू 1 होगी। तो क्या निकला 16 और हमारे पास 4 की पावर 1 है, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 4, तो क्या हुआ केस 1। जब भी a की वैल्यू ग्रेटर देन हो b पावर k से तो वो केस 1 होता है जी। अब ऐसे फंक्शन भी देख लेते हैं जहाँ पर हमारे पास मास्टर थ्योरम अप्लाई ना हो सकता हो, तो यहाँ पर एक आ गया 2 पावर n, मतलब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कांस्टेंट नहीं बन रही, a हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था a और b हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से ये अप्लाई नहीं हो सकता मास्टर थ्योरम। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास n/log n है। n/log n का मतलब क्या है कि हमारे पास बेस फंक्शन जो है वो डिवाइड कर रहा है और ज़्यादा n को, तो ये भी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पोलिनोमियल डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर आगे और हमारे पास अगर इक्वेशंस हैं तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पर अगेन अब जो फंक्शन है n स्क्वायर इंटू लॉग n और यहाँ पर माइनस आ रहा है साइन, कि हमारे पास जब भी इसके दरमियान में आना चाहिए तो वो हमेशा फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, फंक्शन नेगेटिव होगा तब भी मास्टर थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। सो ये था हमारे पास रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का तरीका थ्रू मास्टर थ्योरम। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।